चलिए, अब यहाँ पे देखिए स्टेट आ चुका है, बिहार बीपीएससी आ चुका है और बिहार का जितना भी एग्ज़ाम है आ गया है। तो बीपीएससी वाले के लिए हम स्पेशली बता रहा हूँ जितना भी मैं किताब पढ़ा चुका हूँ, अगर अभी से भी पढ़ के जाते हैं, तो बीपीएससी, एस्टेट, सीटेट जितना भी बिहार का एग्ज़ाम है या सेंटर का, आपको जीके जीएस में आपको कभी लॉस नहीं होगा, ये मैं वादा करता हूँ। जितना मैं टॉपिक वाइज़ पढ़ाया हूँ, पढ़ के जाइएगा प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और जब एग्ज़ाम का अंतिम समय होगा उसके बाद एमसीक्यू देखिएगा। तब देखिएगा आपको पता चलेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आपको कितना काम आने वाला है। भरोसे के साथ जाइए 100% आपका बीपीएससी होगा, ये मैं कह सकता हूँ। कोई भी लेवल का तैयारी कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ। और जल्द ही नैनी अकाडमी 2.0 पे मैं लाने वाला हूँ 11-12 बुक को। एक-एक लाइन को पढ़ूँगा और एक फन के साथ और याद करवाने के साथ। अगर पढ़ लिए वो बुक, तो छूटेगा नहीं, ये मैं वादा करता हूँ। भूलिएगा नहीं वो बुक को, ज़िंदगी में फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं वादा करता हूँ। बस मेरी भाषण को सुन लीजिएगा। चलिए, तो आगे शुरू करते हैं। जो ज्योग्राफी का पार्ट है वो खत्म करते हैं, कृषि करते हैं, एग्रीकल्चर खत्म करते हैं। एग्रीकल्चर में जो सवाल बनने की संभावना वही पढ़ेंगे, अन्यथा नहीं पढ़ेंगे। आंकड़े को नहीं पढ़ेंगे, आंकड़े को आगे बढ़ जाएँगे क्योंकि आंकड़ा जो है बदल सकता है। लेकिन हिसाब से बता देंगे जैसे 2019 का आंकड़ा क्या था ये ज़रूर बता देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कृषि से कि कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है? आशय मतलब होता है क्या मतलब है? तो विभिन्न मौसमों में जो है 2 फसलें उगाई जाती है। तो देखिए 2 फसल उगाने का बात कहा जाए तो ये भारत का कृषि पढ़ रहे हैं हम लोग। विश्व का नहीं, भारत का। तो भारत का कृषि में जो है मौसम के अनुसार 2 फसलें उगाया जाता है, उगाना माना जाता है। यही मतलब होता है। अगर मिश्रित खेती की अगर बात करें, जिसे हम मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं, तो फार्मिंग की प्रमुख विशेषता क्या है ये पूछे अगर, तो जैसे मिश्रित खेती में सिर्फ कृषि नहीं आएगा, पशुपालन भी आएगा, कृषि भी आएगा, ये सब आएँगे, एक साथ आएँगे, दोनों एक साथ आएँगे, एक साथ करने वाले को ही मिश्रित खेती कहा जाता है, जो कि हमारे भारत में है। ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, भारत में जो है चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार का मतलब होता है एवरेज के रूप में, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, एवरेज आकार आपको पूछ रहा है, आकार के रूप में। जैसे वर्ग और वर्ग बाँट दिया, व्यापक है, छोटा है, तो उसमें से सबसे बड़ा अगर पूछे ना, तो राजस्थान को बताइएगा, आकार के हिसाब से, एवरेज आकार के हिसाब से। और अगर पूछ देता कि दूसरे नंबर पे कौन है, तो हम बताएँगे पंजाब को, क्योंकि पंजाब में भी खेती होती है, अच्छी खासी प खेती होती है, लेकिन एवरेज में होता है। जगह उसके पास उतना नहीं है जितना कि एरिया वाइज़ उसको नहीं है उतना, लेकिन तो भी है। तो इसी तरह से आएगा, कोई चेंज नहीं है, इतना ही सवाल ज़रूर आएगा। चलिए दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता, जिसे हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कहते हैं, प्रोडक्टिविटी का क्षेत्र जो है तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु तट पर। तो अगर दक्षिण भारत में अगर उच्च कृषि उत्पादकता पूछे, हाई एग्रीकल्चर, तो तमिलनाडु तट पे जाइए, वहाँ पे मिलेगा आपको। भारत में रासायनिक उर्वरकों मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स के 2 सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र है। यूपी और महाराष्ट्र है, एमएच है, समझ गए? नॉर्मल बात है, रासायनिक उर्वरकों में अगर सबसे बड़े अगर उपभोक्ता के रूप में देखें तो हम बताएँगे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को। पुनर्भरण योग योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे आगे है, संपन्न है? तो उत्तर प्रदेश। देखिए, पूर्ण भरण जो भौम जल संसाधन है, इतना ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। तो ये पता है, योग्य वही होगा जहाँ पे पानी की कमी ना होगी, पानी होगी, मतलब जो फसलों के लिए उचित होगी, पीने के लिए उचित होगी, तो फसल के लिए उपज उचित है, पुनर्भरण करिए मतलब जैसे कि मान लीजिए फसल पानी सूख रहा है, तो तुरंत पानी भरने के लिए, ये समझाने के एग्ज़ाम्पल से बता रहा हूँ कि तुरंत पानी भरना है हमको खेत में। तो भाई, ये सब चीज़ कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। नलकूप है, बोरिंग है, ये सब जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब चीज़ में मिल जाएगा आपको। भारत में अनुबंधन कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन-सा है? तो पंजाब है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक हुआ था, शुरू हुआ था, अनुबंध वाला, तो ये शुरू किया था पंजाब में। पंजाब में शुरू हुआ है अनुबंध वाला, इतना भाई इतना दिन का बॉन्ड है आपका, इतना दिन का कॉन्ट्रैक्ट आपका है, आपका ज़मीन है, लीज़ पे ज़मीन है। गेहूँ की अच्छी कृषि के लिए कौन-सी भौगोलिक दशाएँ आवश्यक है? तो हम बताएँगे मध्यम ताप
और मध्यम वर्षा। सही बात है, गेहूं के लिए तो आपको मध्यम ताप, इसलिए तो कहा जाता है कि ठंड में लगाई जाती है और गर्मी आते आते काट दी जाती है। अभी क्या है, धान लगा हुआ है, धान ठंड में कट जाएगा और फिर गेहूं लगेगा, गेहूं जैसे ही गर्मी आने लगेगा तो गेहूं को काट दिया जाएगा। तो मध्यम ताप ही चाहिए और मध्यम वर्षा चाहिए, ज्यादा वर्षा भी नहीं चाहिए। हाँ, वर्षा किसको चाहिए, तो धान को चाहिए। तो धान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि चावल हम जिससे खाते हैं, धान। चावल की कृषि के लिए 100 सेमी से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान जो है आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती है। और सही बात है, 25 डिग्री सेल्सियस अगर है तो चावल मानिएगा अधिक, और 25 डिग्री से कम है तो आप मानिए गेहूं का फसल के लिए समय अच्छा है। और 100 डिग्री से अधिक वर्षा चावल को चाहिए, मतलब धान को चाहिए, गेहूं को नहीं। चलिए, अगर मैं बात करूं कल्याण सोना, ठीक है, अब बताइए कल्याण सोना किस फसल का एक किस्म है, तो गेहूं को कहा जाता है, गेहूं को कहा जाता है कल्याण सोना। अगर पूछते आपको भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है, तो हम बताएंगे भाई चावल की होती है। भारत में सबसे ज्यादा अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, एरिया वाइज देखें, तो धान की होती है, और किसकी होगी। अच्छा जी, अगर आपसे पूछते कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है, तो चावल है। खाद्यान्न फसल अगर पूछते तो क्या बताइएगा, चावल बता दीजिएगा, इसमें सोचना भी नहीं है। अगर आपसे पूछे मक्का मुख्यतः खरीफ फसल है, मक्का क्या है, खरीफ फसल है, मुख्यतः क्या है, खरीफ फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर, मतलब हमेशा चलता रहता है। खरीफ, रबी, जायद, जायद तीनों फसल ऋतु में ही है। तीनों फसल जो है ऋतु भर है, वर्ष भर होता है ना, वर्ष भर में की जाती है। मतलब तीनों फसल आपको एक वर्ष में होती है, याद रखिएगा। खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। जिसमें जायद फसल तो ज्यादा नहीं आता है, सब में सम्मिलित कर दिया जाता है, खरीफ और रबी को मिलाकर जायद फसल को बता दिया जाता है, ठीक है। अलग एक पार्ट निकल गया तो जायद फसल हो गया। तो तीनों फसल ऋतु है, सबसे ज्यादा खरीफ और रबी से सवाल पूछता है। तो मक्का क्या हो गया, खरीफ फसल हो गया। अगर यही बताइए गेहूं क्या हो गया, कमेंट कीजिए। धान क्या हो गया, कमेंट कीजिए, नहीं तो वेट कीजिए, बता देंगे। और यहाँ पे देखिए, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में ही तो पाया जाता है। चावल की खेती अगर पूछे तो हम बताएंगे उत्तर प्रदेश। चलिए, अगर पूछे कि भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे जया, पद्मा, पूषा, सुगंधा 5, जमुना, कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्म है, तो धान की हैं। अगर धान से मान लीजिए आपको याद नहीं हो रहा है, ये सब सवाल पूछता है। चावल का कटोरा तो हम जान गए कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है, ये मान गए। लेकिन आपको अगर मान लीजिए पूछे धान की किस्म का नाम बताइए, तो जी जैसे गेहूं की किस्म का नाम क्या था, कल्याण सोना पढ़े ना, उसी तरह ये धान का किस्म है, तो पूछ देगा कि अच्छा कृष्णा किस फसल का नाम है, बताइए किस फसल का किस्म है, बताएंगे तो हम बताएंगे धान का है। अच्छा, जमुना किस फसल का है, गेहूं का है कि धान का है, तो बताएंगे धान का है। अच्छा, सुगंधा 5 किसका नाम है, सुगंधा 5 के नाम से किस फसल को जाना जाता है, तो अरे चावल को ही जाना जाता है, मतलब धान को जाना जाता है। पूषा किसे कहा जाता है, गेहूं को कि धान को, तो धान को कहा जाएगा, मतलब चावल को कहा जाएगा। पद्मा किसे कहा जाता है, पद्मा भी धान को, धान मतलब चावल ही होता है, धान से ही चावल निकलता है इसलिए पद्मा। और जया किसे कहें, तो जया भी धान को ही कहेंगे, जया धान ही खाती है, ऐसे याद रखेंगे। अब देखिए ग्रीन गोल्ड, अब गोल्ड जैसे ही शब्द आएगा तो नहीं होता है ग्रीन गोल्ड खाइए, ग्रीन चाय पत्ती पीजिए, हरी चाय पत्ती लीजिए, है ना, तो ये सब नाम जो है चाय पत्ती का किस्म है, तो चाय। अगर पूछे धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, तो नील हरित शैवाल का किया जाता है, BGA शॉर्ट में बोलते हैं, नील हरित शैवाल का किया जाता है। ब्लू ग्रीन शैवाल को क्या बोलते हैं, एल्गी, ठीक है। तो याद रखिएगा, धान की फसल में किस जीव का प्रयोग किया जाता है, तो जैव उर्वरक का जो है रूप में हम करते हैं धान की फसल में। लेकिन कौन सा जीव, तो नील हरित शैवाल करते हैं, तभी होता है। अगर पूछे कि भाई ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोना का क्षेत्र कहा जाता है, तो खरगोन जिले को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, खरगोन जिले को कहा जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो खरगोन सफेद, अगर पूछे सफेद सोना का क्षेत्र
जो है कहा जाता है किसे? तो खरगोन जिले को। खरगोन जिला है कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में किस लिए कहा जाता है? कपास की खेती के कारण कहा जाता है सफेद सोना क्षेत्र। अगर पूछे भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? जैसे चावल का कटोरा किसे कहा गया बताइए? तो कृष्णा और गोदावरी डेल्टा को कहा गया ना, है कि नहीं? कृष्णा और गोदावरी डेल्टा को कहते हैं। तो उसी तरह अगर पूछे शक्कर का कटोरा तो उत्तर प्रदेश को कहिएगा, मतलब चीनी का कटोरा किसे? उत्तर प्रदेश को। भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के संचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। किसका? गन्ने का सबसे अधिक होता है संचित क्षेत्र, मतलब पानी के मामले में इसको, सिंचाई के मामले में बहुत चाहिए पानी इसको, जो आप गन्ना उगाइएगा तो ज़्यादा भी है। अगर पूछे परभानी शक्ति, परभानी शक्ति किसकी किस्म है? तो देखिए परभानी शक्ति जैसे पूषा हो गया धान का, गेहूं कल्याण सोना गेहूं को, और आपको ग्रीन गोल्ड कहा गया चाय को। तो उसी तरह ये जो है परभानी शक्ति जो है किसकी किस्म है? तो जैव संवर्धित ज्वार का है। तो ज्वार का बोलिएगा, डायरेक्ट ज्वार का। तो ज्वार का अगर पूछे कि बताइए कौन सी किस्म के नाम से जानते हैं? तो परभानी शक्ति के नाम से जानते हैं। ऋतु आधारित जो प्रमुख फसलें हैं एवं बुआई जो अवधि होती है वो हम पढ़ेंगे। जैसे रबी फसल में अगर बात करें तो रबी फसल कब होता है? शीतकालीन फसल में, मतलब ठंडे के समय में रबी फसल आते हैं। और रबी फसल में कौन कौन आता है? आज याद कर लीजिए, भूलिएगा नहीं बार बार। अब मान लीजिए हम रबी फसल को बोने चलेंगे, चलिए खेती करते हैं, कल्पना में चलिए पहुंच जाते हैं हम खेत में। खेत में कब पहुंचिएगा? रबी फसल कब होता है? ठंडा के समय में। तो ठंडा में चलिए पहुंच गए, ठंडा का फील करना शुरू कर दीजिए। जब ठंडा फील करिएगा तो वहां पे जाइएगा तो ठंडा में आपको गेहूं खाने को मिलेगा, गेहूं उगाने का समय मिलेगा, जौ उगाने का मौका मिलेगा। चना आपको याद होगा, ठंडा में चना ही खाते हैं, जो कि जाके चना को कबाड़ते हैं और होलिका दहन जब होती है तो उसमें जला के हम लोग खाते हैं। मटर की बात करते हैं, सरसों की बात करते हैं, मसूर की बात करते हैं, राई की बात करते हैं, और आलू। आलू तो आप जानते ही हैं ठंडा में, जो कि बोरसी में आग में पका कर खाते हैं कभी कभी। गांव का जो एरिया है, माहौल है, उसकी बात कर रहा हूँ। शहर वाले तो नहीं खाते हैं, अलग बात है। आलू का चालू खाते होंगे, फेमस होता है। और नहीं तो लिट्टी चोखा तो फेमस होता है बिहार का अगर है तो, और यूपी का भी है तो लिट्टी चोखा खा सकते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर आप आए हैं तो आलू अगर पूछते कि भाई बताइए आलू किस फसल से संबंधित है? तो रबी फसल से संबंधित है। अच्छा, तो बताइए राई? तो राई जो होता है ना, ये भी रबी फसल से है। राई हुआ तो सरसों भी होगा, मसूर भी होगा। तो मसूर का दाल खाए होंगे, मसूर का दाल खाते होंगे, तो बताइएगा रबी फसल का है मसूर का दाल। रबी फसल में सरसों भी होता है, ये जान लीजिए। और अगर पूछे मटर का, तो मटर भी होता है रबी फसल में, ठीक है? मटर भी होता है रबी फसल में। और जब मटर होगा तो चना भी होगा। तो चना, मटर, सरसों, मसूर, तो चना जहाँ होगा तो मसूर भी होगा, और जौ भी होगा, जौ होगा तो गेहूं तो होगा ही रबी फसल में। ठीक है, ये क्लियर हो गए। अगर पूछते कि रबी फसल की अगर हम बात करें, सवाल पूछता है कि रबी फसल बताइए इसकी बुआई कब होती है, बुना कब जाता है, बताइए शुरुआत कब होता है? तो हम बताएंगे अक्टूबर नवंबर में। क्यों? क्योंकि शीतकाल में वो रबी फसल होता है, तो मतलब अक्टूबर नवंबर में उसकी बुआई होगी। कटेगा कब? तो गर्मी में कटेगा। ठंड में रोपा जाएगा तो गर्मी में कटेगा, तो मार्च अप्रैल में कट जाएगा। मार्च का शुरुआती, गर्मी का शुरुआती जैसे होगा, होली खत्म होगा उसके बाद कटना शुरू हो जाएगा, तो मार्च अप्रैल में हो जाएगा। अब इसी तरह हम चलते हैं खरीफ फसल का। तो खरीफ फसल जैसे ही आएगा तो गर्मी बता दीजिएगा, क्योंकि रबी फसल तो ठंडा में होता है, तो खरीफ फसल भी गर्मी में होगा, ठंडा में नहीं होगा। तो खरीफ फसल की अगर बात करेंगे तो जैसे ही गेहूं वहां पढ़े रबी फसल, उसी तरह चावल उल्टा हो जाएगा, चावल पड़ जाएगा खरीफ फसल, क्योंकि इसको गर्मी चाहिए, पानी चाहिए, है कि नहीं? अब ज्वार देखिए, जौ यहाँ था, रबी फसल में जौ खाइएगा, और ज्वार कहाँ खाइएगा? ज्वार फसल खरीफ फसल में, क्योंकि इसको गर्मी चाहिए, पानी चाहिए। बाजरा, अगर बाजरा उगाना है तो बाजरा भी आपको खरीफ फसल में। मक्का, जो मक्का खाते हैं, भुट्टा खाते हैं ना, वो भी गर्मी में खाते हैं। देखते हैं बारिश में पका के खाते हैं, बारिश का मौसम, भुट्टा खाइए गरम गरम, मजा आ जाएगा। तिल की बात करते हैं तो तिल भी आपको खरीफ फसल में होगा, मतलब गर्मी में होगा। मूंग दाल अगर पूछे तो मूंग दाल, सॉरी मूंगफली, मूंग दाल बोल रहा हूँ, मूंगफली जो हम लोग खाते हैं ना ट्रेन में सफर करते हैं, तो ये जो है खरीफ फसल का है। एकदम फील कीजिए कि आप लोकल एरिया में, स्टूडेंट एरिया में हैं, तो कैसे आप क्या क्या खाते होंगे। उड़द जो खाते हैं हम लोग, उड़द जो दही बारा बनाते हैं उसका, है ना? तो ये दही बारा जो बनाते हैं ना, खरीफ फसल का ही बनाते हैं, खरीफ फसल में ही उगता है उड़द। तो उड़द किसका हिस्सा है? खरीफ फसल का हिस्सा है। तो आप ठंडा में आप सालों भर खाइएगा उड़द का दही बारा, लेकिन ज्यादातर उड़द हर जगह। कपास जो है क्या है?
कपास भी खरीफ फसल है। कपास क्या है? खरीफ फसल है। रागी क्या है? खरीफ फसल है। सोयाबीन क्या है? खरीफ फसल है। समझ गए? तो ये सब जो है खरीफ फसल है। सोयाबीन जो हम लोग खाते रहते हैं ना सालों भर, छोटा छोटा सोयाबीन, बड़ा सोयाबीन, तो ये सब सोयाबीन स्टूडेंट लाइफ में ये सोयाबीन बहुत चलता है। समझ गए? तो भाई सोयाबीन तो भाई खरीफ फसल में, गर्मी वाला मौसम में उगता है खरीफ सोयाबीन। चलिए, अब ये गर्मी में जब उगता है खरीफ फसल, तो इसका मतलब समय काल बुआई का, मतलब जब इसका जो है, तो अभी जो हम लोग का पार हुआ है, जून जुलाई जो पार हुआ है, उसी में तो धान रोपाई हुआ है, क्योंकि बारिश भी हुआ है और धान भी रोपाई हुआ है। तो गर्मी में ही जून जुलाई के समय खरीफ फसल की समय बताई जाती है। अगर खरीफ फसल, जो इतनी सारे खरीफ फसल देख रहे हैं, इसमें से कोई भी कपास तक भी खरीफ फसल में है, तो इसकी कटाई कब होगी? तो अक्टूबर नवंबर में। तभी तो अक्टूबर नवंबर में कटेगा, तभी तो अक्टूबर नवंबर में रबी फसल होगा, गेहूं उगेगा। बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? तो उष्ण एवं शुष्क में की जाती है। उष्ण के और शुष्क समय बाजरे की कृषि होगी, तभी होगा। जलवायु अगर पूछे तो उष्ण और शुष्क लगा के आ जाएगा। और शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है पता है? मूंगफली, एकदम मूंगफली। और मूंगफली बताइए किसका हिस्सा है? बताइए किस फसल में जाएगा? रबी फसल में जाएगा कि जायद फसल में जाएगा कि आपको खरीफ फसल में जाएगा? तो मूंगफली खरीफ फसल में जाएगा, क्योंकि शुष्क भूमि खोज रहा है, इसलिए इसमें पानी की आवश्यकता होती है, इसमें गर्मी की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। और याद रखेंगे, और ज़्यादातर इसे जानते हैं बालू के क्षेत्र में आपको मिलेगा। देखिए, औस और बोरो किस फसल की किस्म है? तो धान का। यही देखिए, धान का जैसे पूछा पढ़ लिए। और क्या पढ़े बताइए? धान का और प्रजाति बताइए। पद्मा पढ़े, जया पढ़े, जमुना पढ़े, कृष्णा पढ़े। उसी तरह औस, बोरो, ये सभी धान की फसल की किस्म है। अगर पूछे भारत में सोयाबीन का अग्रणीय उत्पादक राज्य कौन सा है, तो हम बताएंगे महाराष्ट्र है। और याद रखिएगा कि बता दें कि सोयाबीन किस फसल का है? सुनते जाइएगा, बताइएगा आप, सोयाबीन किस फसल में आता है? रबी फसल में, खरीफ फसल में कि जायद फसल में? बताइए। तो आप बताएंगे कि सोयाबीन भी खरीफ फसल में आएगा, जैसे मूंगफली, धान, ये सब भी खरीफ फसल में आता है। चलिए, अगर मैं बात करूं कि कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है, तो मूंगफली की ही है। तो मतलब कौशल जैसे नाम आए तो आप मूंगफली टिक लगाइएगा, क्योंकि इसी का प्रजाति है, इसी किस्म को कहा जाता है मूंगफली को ही कौशल। इसमें थोड़ा-सा क्लियर कर देते हैं। ये महाराष्ट्र जो देख रहे हैं ना, ये दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से ये महाराष्ट्र लिख दिया तो महाराष्ट्र सही है, लेकिन दूसरे नंबर पे, प्रथम में एमपी आ गया है अभी, ठीक है? और तीसरे नंबर पे अगर पूछेगा तो राजस्थान, आरजे याद रखिएगा, ठीक है? तो आपको प्रथम में एमपी, दूसरे में महाराष्ट्र और तीसरे में राजस्थान। अब बताइए कि किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो ये दलहन में होती है। दलहन में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो है संचित होती है, क्षमता है, पावर है नाइट्रोजन को, ठीक है? तो याद रखिएगा कि दलहन जो है किस फसल में आएगा? रबी, खरीफ या जायद? बताइए। दलहन, दाल वाला बात बताइए। तो जैसे सरसों हो गया, मसूर हो गया, सरसों तेल सुने होंगे, राई तिल सुने होंगे, तो बताइए। तो दलहन चीज़ जो आएँगे, दाल वाली चीज़ जो आएँगे, वो रबी फसल में आएँगे। जैसे मटर हो गया, चना का दाल हो गया, मसूर दाल हो गई, तो ये सब आएँगे रबी फसल में। और चलिए, दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है। क्या आवश्यक है? दलहन फसल के लिए हमको कोबाल्ट आवश्यक है, दाल के लिए। और कोबाल्ट जो है राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होता है। तो इसलिए याद रखिए, कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु, मतलब बैक्टीरिया हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण की आवश्यकता होती है। इसलिए ये नाइट्रोजन संचित ज़्यादा करता है। कौन? दलहन। और दलहन को हम आप रबी फसल में रखेंगे। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किस राज्य से प्राप्त होता है, या किन राज्यों से प्राप्त होता है? तो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। तो कर्नाटक हो जाए या आंध्र प्रदेश हो जाए, इससे प्राप्त होता है। तो भारत को 3/4 से अधिक कच्चे रेशम प्राप्त होंगे, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्राप्त होंगे। अगर पूछे नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग नाम ही है इनका, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किस देश से संबंधित हैं? तो ये जो बोरलॉग हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हैं।
किससे हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हैं। अगर पूछे हरित क्रांति मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या अभिप्राय है बता सकते हैं? तो हम बताएंगे उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। समझ गए? तो हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या अभिप्राय है? तो उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग करके उत्पादन बढ़ाना। समझ गए? यही सबसे बड़ा कारण। अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में है या दोनों में हुआ है? तो गेहूं में हुआ है। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ गेहूं से हुआ है, ये हम जानते ही। उत्पादन हो या उत्पादकता हो, मतलब प्रोडक्शन हो या प्रोडक्टिविटी हो, कुछ में भी हो सकता है। इतना तो हम जान गए कि हरित क्रांति के जो है जनक जो हमारे बोरलॉग हैं, जो कि अमेरिका से संबंधित हैं। लेकिन हरित क्रांति का सबसे ज्यादा जो है उत्पादन में या उत्पादकता में गेहूं का भूमिका है। तो हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन रहा है? तो कौन से गेहूं का रहा है, ये सवाल पूछ रहा है। तो मैक्सिकन गेहूं का सबसे ज्यादा भूमिका रहा है हरित क्रांति में। तो ये भी आपको याद रखना होगा। अगर पूछे सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नगदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है? तो हम बताएंगे चाय। चाय से सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि विदेशी मुद्रा अगर आता है तो चाय से, क्योंकि विदेश में भी चाय चलते हैं। अगर आपसे पूछे लाल विगलन, क्या है लाल विगलन? किस फसल का रोग है? तो गन्ना का है। किसका है? गन्ना का है। क्लियर? और चलिए अगर पूछे कि मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। भारत के असम में किया जाता है। इस वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जिसे जीआई टैग बोलते हैं, का दर्जा जो है प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ पे फिर से सुन लीजिए। मूंगा रेशम का उत्पादन जो है संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। किसका? मूंगा रेशम का। सिर्फ विश्व में केवल भारत में ही होता, भारत में वो भी कहाँ? असम में। और वर्ष 2007 में क्या हुआ है कि जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है। किसे? मूंगा रेशम को, जिसे हम भौगोलिक संकेतक बोलते हैं ना, उसी को जीआई टैग। जीआई टैग मतलब होता है, जीआई मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। क्लियर? अगर पूछे कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो आप बताइएगा वर्ष 1986 में की गई थी। समझ गए? तिलहन का बात करें, तेल का बात करें। अब बताइए तिलहन किस में आएगा? तो ये भी रबी फसल में ही आता है ना? याद रखिएगा, किस में आएगा? रबी फसल में ही माना जाता है। अगर मैं बात करूं मक्के की फसल की तैयारी अगर बात करें, होने की औसत अवधि अगर बताते हैं कि कितना दिन, तो 90 से 120 दिन में मक्का आपको फसल तैयार हो जाएगा। अब मक्का बताइए कि अब रबी फसल है, खरीफ फसल है कि जायद फसल है? तो हम मक्का को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये भी हमारा खरीफ फसल में आएगा, क्योंकि मक्का, तिल है ना, मूंगफली, उड़द, कपास, सोयाबीन, चाय, चावल, ये सब जो है खरीफ फसल में आता है। जो सवाल सबसे ज्यादा पूछता है हम ये करते हैं। अब पूछते हैं आपसे कि कृषि उत्पादन से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी उसकी बात करते हैं। जैसे हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, जो कि गेहूं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हरित क्रांति अगर पूछे तो खाद्यान्न उत्पादन ठीक लगा क्या जाएगा। अगर पूछे सुनहरी क्रांति, अगर पूछे कि बताइए कि कृषि उत्पादन में सुनहरी क्रांति का नाम जो सुने हैं या जिसे स्वर्ण क्रांति बोलते हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ सब्जी मतलब फल एवं सब्जी उत्पादन, जिसे हम बागानी उत्पादन में भी डाल सकते हैं, बागानी कृषि में भी डाल सकते हैं। तो बागानी कृषि से संबंधित है, जो कि सुनहरी क्रांति कहा जाता है या स्वर्ण क्रांति। अगर पूछे ठीक है इतना जानते हैं, तो श्वेत क्रांति काहे हुआ था बताइए कृषि से संबंधित? तो दूध कैसा दिखता है? व्हाइट दिखता है, मतलब सफेद दिखेगा, तो सफेद क्रांति हो जाएगा श्वेत क्रांति। दूध उत्पादन से संबंधित है। अगर कृष्णा की बात करें तो कृष्णा को ही काली क्रांति भी कही जाती है और कृष्ण क्रांति भी कहते हैं। तो कृष्ण क्रांति और काली क्रांति अगर आ जाए, मतलब कृष्ण क्रांति बोल दे या काली क्रांति बोल दे, तो याद रखिए खनिज तेल से। काला क्या होता है? खनिज। वो खनिज काला होता है जिसमें से पेट्रोल आपका आएगा, तो ये सबसे संबंधित है। तो खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए आया है काली क्रांति, जिसमें डीजल भी आ जाएगा। अगर बात करें नीली क्रांति का, तो नीली क्रांति क्या है? मत्स्य उत्पादन। नीला कौन है? पानी में कौन रहता है? मछली। तो ऐसे नीली क्रांति से। अगर गोल क्रांति का मतलब क्या है? गोल क्या होता है? आलू गोल होता है, तो आलू क्रांति।
आलू से संबंधित है ये क्रांति, गोल क्रांति। भूरी क्रांति क्या है? तो भूरा कैसा होता है? उर्वरक होता है। उर्वरक का उत्पादन जो है भूरा टाइप का दिखेगा, तो आपको भूरी क्रांति से संबंधित है। अगर पीली क्रांति, पीला कौन होता है? तेल, तिलहन, तेल होता है, उससे तेल निकलता है, तो तिलहन हो गया पीली क्रांति। रजत क्रांति जो होता है ना, ये अंडा उत्पादन से होता है। रजत होते हैं, रजत कलर का, सिल्वर कलर का होता है अंडा, कभी-कभी है ना, दिखे होंगे, तो अंडा। इंद्रधनुष क्रांति क्यों है? तो इंद्रधनुष तो हम जानते हैं कृषि से संबंधित होगा। और कृषि से संबंधित क्यों होगा? क्योंकि नवीन कृषि नीति पे निर्धारित है इंद्रधनुष के 7 रंगों के हिसाब से चलेंगे। हमारा भारत का जो है सबसे बड़ा खूबसूरत क्या है? इंद्रधनुष की तरह हमारा कृषि है, तो इंद्रधनुष क्रांति हो गई। अमृत क्रांति क्या है? तो अमृत मतलब होता है कि पानी, पानी पिएँगे तभी तो जीवित रहेंगे, तो नदियों को जोड़ने की योजना को ही अमृत क्रांति कहा गया, जो कि कृषि से संबंधित। सदाबहार क्रांति कब होगा? सदाबहार तभी होगा जब कृषि उत्पादन में दुगुना करने का टिकाऊ कृषि कहेंगे, जिसमें टिकाऊ कृषि रहे कि हर साल हम लोग खाएं पिएं मस्ती से रहें, तो सदाबहार जीवन रहेगा, तो सदाबहार क्रांति। गुलाबी क्रांति क्या है? तो गुलाबी कब होगा? जब प्याज आप खाइएगा, प्याज के जो शौकीन हैं, हम तो नहीं हैं इसलिए, तो प्याज आप खाते हैं तो प्याज उत्पादन करिए। झींगा मछली जो खाते हैं उनके लिए गुलाबी क्रांति है, गुलाब जैसा दिखता है। लाल क्रांति की बात करें तो लाल क्रांति वाले के लिए तो लाल कैसा होता है? मांस जिसमें ब्लड हो। टमाटर लाल, तो ये लाल क्रांति, ऐसे याद रखिएगा। चलिए, क्लियर। अब देखिए इसमें जो है प्रमुख कृषि संगठन एवं मुख्यालय आपसे पूछेगा, तो आपको जवाब कैसे देना है सुन लीजिए। तो देखिए कृषि संगठन एवं मुख्यालय पूछे तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान पूछते, तो आपको कानपुर टिक लगा दीजिएगा, एकदम सही हो जाएगा। कहाँ लगाइएगा? कानपुर। कानपुर क्यों टिक लगाइएगा? क्योंकि कृषि संगठन से संबंधित है। कौन से कृषि? तो दलहन अनुसंधान संस्थान से। अगर दाल का अगर प्रॉब्लम है आपको कि लगे कि दाल में हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो शिकायत करने पहुंच जाइए कानपुर। हेडक्वार्टर है उसका कानपुर। किसका? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का। क्लियर हो गए? अगर आपसे पूछते कि अच्छा ठीक है, आपके फसल में कीट लग जा रहे हैं, तो कीट लग रहा है तो कहाँ जाइएगा शिकायत करने? चल जाइएगा नई दिल्ली, सेंट्रल एकदम चले जाइए। नई दिल्ली जब जाइएगा तो कहाँ पे जाइएगा? तो वहाँ पे कृषि संगठन है, समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र है, तो वहाँ पहुँच जाइएगा। चलिए, ये बात हो गई। अगर मान लीजिए आपको चावल का प्रॉब्लम चल रहा है, चावल आपका अच्छा फसल नहीं दे रहा है, या चावल के लिए आपको आप चाहिए कि मेहनत करना है, तो कैसे चावल को उगाएँ, किस तरह उगाएँ, उसके लिए जाना हो तो मनीला चले जाइए। मनीला जाइएगा ना, वहाँ पे मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? कृषि संगठन का। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का। तो चावल को सुधार करना है तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान चले जाइए, और जाने के लिए आपको मनीला जाना पड़ेगा, और ये कृषि से संबंधित है। अगर मान लीजिए हैदराबाद जा रहे हैं, तो हैदराबाद बिना मतलब का मत जाइए। अगर जाना है तो वहाँ फसल से संबंधित जानकारी लेके आइएगा, और जानकारी लेने के लिए कहाँ पे अनुसंधान जाएगा? तो अर्ध शुष्क क्षेत्र हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान बना है, वहाँ जाइएगा। तो लिखा रहेगा अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है, जो कि अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है उसमें कौन से फसल उगाना है, कैसे उगाना है, सीख के आइएगा। तो कहाँ जाना पड़ेगा? हैदराबाद। अलेप्पो ऐसे बोल दीजिए, पप्पो नहीं बोल के अलेप्पो बोल दीजिए। तो अलेप्पो अगर जा रहे हैं, मुख्यालय है, तो सूखे क्षेत्रों में जो है अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान क्षेत्र केंद्र जो है वहाँ जाना है। तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र अगर जाइएगा ना, तो वहाँ पे सूखा जो क्षेत्र, कैसे फसल उगाना है उस सूखे क्षेत्र में, कैसे उसे उपजाऊ बनाना है, ये सब सीखने को मिलेगा। सब नहीं पूछेगा। हाँ, ये पूछेगा कि मुंबई अगर जाना है, मुंबई अगर मान लीजिए घूमने गए, आपको जरूरी है, कृषि से संबंधित बात है, तो आपको जाना होगा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। और ये ग्रामीण विकास बैंक जो बना है वो कृषि के लिए। अब आपको पैसा की जरूरत है, लोन की जरूरत है, तो अब चले जाइए मुंबई। मुंबई जाके मिल लीजिए भाई मुख्यालय में कि सर जी हमको पैसा तो भेज रहे हैं आप, मेरा आ नहीं रहा है। तो कहाँ जाइएगा? कृषि संगठन का क्षेत्र में मुंबई जाइएगा। मुंबई को वहाँ पे संगठन है, वहाँ जाइएगा तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में जाइएगा, वहाँ मिल जाएगा। और मैक्सिको तो जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन सोचिए कि आपको मैक्सिको जाना पड़ गया, मजबूरी है, क्या करिएगा? तो गाँव से चंदा उंदा तसलेंगे भाई, एरोप्लेन पे बैठेंगे, मैक्सिको जाएंगे। मैक्सिको जाएंगे तो वहाँ पे पता है, मैक्सिको मतलब हो गया मक्का एवं गेहूं की वृद्धि केंद्र जाएंगे। मक्का के विकास के लिए जाना है और गेहूं की वृद्धि के लिए अगर हमको जाना है तो मैक्सिको जाइए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र है आपको मक्का में। ठीक है, क्लियर? याद हुआ? कैसा लगा ये तरीका? बताइएगा जरूर। इसी में थोड़ा सा और जान लीजिए कि प्रमुख कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय आपसे पूछे। मान लीजिए कॉफी बोर्ड है। अब मान लीजिए कॉफी बोर्ड में आप जा रहे हैं, पता करने जा रहे हैं कि हमको कॉफी की खेती करनी है, सर जी हमको कैसे करें? तो कॉफी बोर्ड अगर जाइएगा तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कॉफी कहाँ होता है?
कर्नाटक में, बेंगलोर में। तो आपको बेंगलोर जाना होगा। बेंगलोर जाके मुख्यालय में जाके कॉफ़ी बोर्ड में आपको मिलना पड़ेगा। रबड़ बोर्ड में काहे जाइएगा, तो रबड़ के उत्पादन के लिए जाइएगा, या रबड़ का बिज़नेस करने का मन होगा तो वहाँ जानकारी लेनी चाहिए। रबड़ बोर्ड में जब जाइएगा तो आपको रबड़ बोर्ड के लिए कहाँ मुख्यालय है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो केरल में। केरल में कहाँ, कोट्टायम में जाइएगा। केरल के कहाँ जाइएगा, कोट्टायम जाइएगा। जैसे कॉफ़ी के लिए हम कर्नाटक के बेंगलोर में गए, कहाँ गए, बेंगलोर गए। अब चाय बोर्ड के लिए आप देखिए, कॉफ़ी के लिए बेंगलोर पहुँच जाइएगा, तो चाय के लिए कोलकाता पहुँचिए, पश्चिम बंगाल पहुँच जाइए। दार्जिलिंग एरिया है भाई चाय के लिए, तो कोलकाता चले जाइए, पश्चिम बंगाल पहुँच जाइए। तो कोलकाता आप जाइएगा तो वहाँ पे जाइएगा। तो केरल के कोट्टायम में, कर्नाटक के बेंगलोर में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता आप पहुँच जाइए चाय बोर्ड के लिए। अब चाय बोर्ड के लिए तंबाकू तो अच्छा चीज़ है नहीं। अब मान लीजिए हमारे क्षेत्र में तंबाकू ज़्यादा हो रहा है, तो हम भाई तंबाकू क्षेत्र में जाके बोलेंगे देखिए तंबाकू तो ठीक है आप उगवा रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन तंबाकू से हानि भी हो रहा है। हम तंबाकू नहीं चाहते हैं, आप रोकिए। समझ गया? कंप्लेन करने पहुँच जाइए। तो कहाँ पहुँचिएगा? तो आंध्र प्रदेश चले जाइए। आंध्र प्रदेश के कहाँ जाइएगा? गुंटूर में जाइएगा। गुंटूर में जाइएगा ना तो आपको तंबाकू बोर्ड मिलेगा। लेकिन तंबाकू बोर्ड वाला रोकेगा नहीं, क्या कि वो बेचारा तंबाकू बोर्ड वही बनावे कि आप फ़ायदा उठाने के लिए, तो काहे रोक देगा? आपकी बात का वैल्यू नहीं देगा। तो आंध्र प्रदेश जाइए चाहे मत जाइए, गुंटूर मत जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है। सॉरी फन के लिए। अगर मान लीजिए मसाला बोर्ड जाना है आपको, तो मसाला के लिए बोर्ड जाना है, तो मसाला कहाँ होता है? केरल में। केरल के सबसे ज़्यादा जगह कौन-सा? कोच्चि में जाइए, कोच्चि क्षेत्र में जाइए। वहाँ आपको मसाला बोर्ड का मुख्यालय मिलेगा, हेडक्वार्टर मिलेगा। तो वहाँ जाइएगा तो बोलिएगा मसाला बहुत अच्छा है, हम भी बिज़नेस करना चाहते हैं, ज़रा हमको भी सपोर्ट कीजिए और यहाँ से ज़रा फसल-वसल भेजिए, है ना? तो ये हो गया कोच्चि में। अगर राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड, तो देखिए मांस उसके लिए है ना, सेंट्रल दिल्ली चले जाइए, नई दिल्ली में इसे मिलेगा। क्योंकि हम तो नहीं कह सकते, अब मांस उसके लिए बात है तो वहीं जाइए, नई दिल्ली जाइए। अगर पूछे भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड अगर पूछे तो पूना, पूना में इसका मुख्यालय, महाराष्ट्र के पूना में जाइए। आपको अंगूर अगर खाने का मन है या पता करना है कि कैसे हुआ, तो पुणे जाइए, ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग भारत में जो झूम कृषि के प्रकार होते हैं अलग-अलग। हम लोग जानते हैं कि झूम खेती होती है, लेकिन झूम खेती का प्रकार भी होता है इंडिया में। कैसे? तो देखिए, यहाँ उत्तर-पूर्वी राज्य में अगर जाइएगा, जैसे असम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड क्षेत्र में अगर जाइएगा, तो वहाँ पे झूम खेती होती है। झूम खेती मतलब झूम के ही नाम से जाना जाता है, झूम कृषि के नाम से जानते हैं। लेकिन झूम खेती का ही प्रकार है, जो कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जब जाइएगा, तो झूम खेती का ही है, लेकिन नाम दूसरा है। क्या है? पोंदू, पामा डाबी, केमान और बरीगा, ये सब जो है झूम खेती का ही प्रकार है, लेकिन आंध्र प्रदेश और उड़ीसा क्षेत्र में है। अगर सिर्फ झूम खेती आए, ये झूम खेती कहाँ होती है? तो असम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड। अगर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दे दे और दे दे इसमें से पामाडाबी, पामाडाबी क्या है भाई? तो झूम खेती है, जो कि आपको आंध्र प्रदेश और उड़ीसा क्षेत्र में मिलेगा। बरीगा ये भी बता देगा कि आंध्र प्रदेश उड़ीसा क्षेत्र में। चलिए, अगर मैं बात करूं पश्चिम घाट की, तो पश्चिम घाट जब जाइएगा आप क्षेत्र में, तो वहां पे कुमारी नाम का झूम खेती के नाम से जाना जाता है। तो कुमारी झूम कृषि कहा जाता है, ठीक है? अगर आपसे पूछे केरल का, तो केरल की अगर हम बात करेंगे, तो केरल जब जाइएगा तो वहां पे पोनम और पोनम, देखिए पोनम पोनम एक ही है, ठीक है? जो कि ये एक झूम कृषि है, मतलब खेती का फसल का नाम है ओनम। तो केरल में जाइएगा तो पूनम के नाम से जानेंगे कृषि का। अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एरिया में जा रहे हैं, तो वहाँ पे बीबर, दाहिया, मशान और पेड़ा और बीरा, इस तरह का नाम जो अब मिलेगा, तो मान लीजिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ टिक लगा के आ जाएगा। ये सब खेती का प्रकार है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान जाइएगा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ही ज़्यादातर खेती होती है ना, तो वहाँ पे जब जाइएगा तो बालरा, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान जाइएगा तो बालरा नाम का एक झूम कृषि मिलेगा, बालरा। अगर पूछे मणिपुर जाइएगा, तो मणिपुर जाइएगा ना तो वहाँ पे पामलू मिलेगा, पामलू मिलेगा। देखिए यही मिजोरम जाइएगा तो झूम खेती के नाम से जानेंगे। चलिए, ये सब कृषि का प्रकार है, झूम कृषि का। हिमालय क्षेत्र में जाइएगा तो खील, देखिए ये सब जो है पहाड़ी एरिया तरफ आपको मिलेगा, ठीक है? झूम खेती कहाँ पे होता है? जहाँ ऊंचा नीचा अब ढवा सा है, तो वहीं पे झूम खेती होगी। ढलकांव जैसा, सीढ़ी जैसा, ऐसे याद। झारखंड में अगर जाएं तो याद रखिएगा कुराओ और कुरुल, ये नाम का जो है झूम कृषि चलती है झारखंड में। छत्तीसगढ़ जाइएगा तो छत्तीसगढ़ में वही बस्तर जिला जाइएगा ना तो दीपा के नाम से जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ में और नाम से जानते हैं, जो कि बीबर है ना, और यहाँ पे दीपा, ये सब जो नाम है छत्तीसगढ़ में होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाइएगा तो दीपा के ही नाम से जानते हैं, जो कि ये दोनों कृषि जो झूम की दीपा नाम सुन रहे हैं, ये दोनों में है दीपा, ठीक है? छत्तीसगढ़ भी, अंडमान निकोबार द्वीप भी, तो टिक लगा के आ जाएगा। तो क्लियर हो गए? बराक घाटी, बराक वैली बोलिए, बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है पता है? धान। अगर मैं बात करूं
कि भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो हम बताएँगे भाई केरल को कहेंगे और मसालों का बगीचा। यहाँ पे तो एक बोर्ड भी है। अगर हम बात करिए लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है। लौंग कैसे होगा? पुष्प के ही कली से। देखे होंगे लौंग, फूल जैसा लगता होगा। जिसकी सर्वाधिक कहाँ होगी खेती? केरल में होती है और कहाँ होगी? मसाला कहाँ मिलेगा? केरल में। भारत में काला सोना के रूप में कौन-सा मसाला है? तो काला सोना, काली मिर्च, काला काली मिर्च। अगर पूछे भारत का सर्वाधिक काजू, तो हम बताएँगे महाराष्ट्र। काजू खाना है तो महाराष्ट्र चाहिए। अगर शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 किस फसल का आनुवांशिक परिवर्तित रूप है? बताइए जेनेटिक है तो मक्का का। शक्तिमान, शक्तिमान 2 खाइएगा तो मक्का जैसा खाइएगा तो शक्तिमान, शक्तिमान 2 हो जाएगा। ऐसे याद रखिएगा। अगर पूछे वाणिज्य कमर्शियल स्तर पर केसर का उत्पादन जो है किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में केसर उगाओ का, वो भी वाणिज्य रूप से, कमर्शियल रूप से। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं तो और जानकारी ले लीजिए कि लिखा हुआ है कि चाय की खेती के लिए पहाड़ी जो ढाल क्षेत्र है, वार्षिक वर्षा अगर वहाँ पे पूछे तो 200 सेमी से अधिक होती है। किससे? 200 सेमी से अधिक होती है। और सेल्सियस पूछेगा कि 24 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। किस लिए? चाय की खेती के लिए। तो चाय की खेती के लिए पहाड़ी जो ढाल क्षेत्र है, वहाँ पे वार्षिक वर्षा अगर पूछे तो कितना होगा? 200 सेमी से अधिक होना चाहिए। और डिग्री सेल्सियस वो पूछे तो 24 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। क्लियर है? चाय के लिए। कॉफ़ी के लिए भी मैं बता चुका हूँ। अगर बताइए प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग जिसे हम बोलते हैं, हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? बता सकते हैं? आलू का भी किस्म होता है, उसका नाम बताइए। तो हम बताएँगे कुफरी, कुफरी। याद रखिएगा, कुफरी 2 भी बोल सकते हैं इसे, नहीं तो कुफरी चिप्स सोना बोलिए, चिप्स सोना 2। ठीक है, कुफरी चिप्स सोना 2 के नाम से आलू का अच्छी किस्म का नाम है। और एक है ललित। ललित जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये फसल जो है अमरूद का नाम है। तो ललित अगर खाना है तो भाई किसको कहेंगे ललित? अब ललित आपको बोल दिया, पता नहीं कि ललित क्या है। ललित अमरूद का प्रजाति है, अमरूद की किस्म का नाम है ललित। तो खाना है ललित मतलब अमरूद। जान लीजिए दक्षिण भारत में चाय की खेती जो होती है पश्चिमी घाट की नीलगिरी और तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है चाय की खेती दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में। ठीक है। अगर मान लीजिए उत्तराखंड में उगाई जाने वाली अनाज जो है जिसे मंडुआ, जिसे हम कोदो बोलते हैं, का जो है निर्यात अधिकांशतः किस देश में किया जाता है? तो जापान में किया जाता है। तो देखिए उत्तराखंड में उगाई जाने वाली जो अनाज है मंडुआ, वो सबसे ज्यादा अगर पूछे अधिकांश तो जापान में उगाया जाता है, देश अगर पूछे तो। अब देखिए निर्वाह मूलक कृषि, इसके अंतर्गत जो होते हैं मोटे अनाज तथा चावल का उत्पादन किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलिए, अदरक की बात करें। अदरक को जिंजर बोलते हैं, जिंजर। तो अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? तो हम बोलते हैं प्रकंद कहा जाता है। तो उसका क्या खाते हैं? उसका पूरा भाग ही खा जाते हैं अदरक का, तो पूरा ही ना, ऊपर का इसका पुष्प ही खा जाता है, पूरा खा जाता है, प्रकंद ही खा जाते हैं, मतलब इसका बीज ही खा जाते हैं। ये कहने को भारत का कौन सा राज्य जो है खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो उत्तर प्रदेश है। खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम अगर पूछे तो उत्तर प्रदेश। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो गरम मसाला के लिए प्रसिद्ध है। गरम मसाला नहीं, गरम मसाला हो कहिए या मसाला के लिए कहिए। देखिए मालवीय विकास, अमर, आजाद, बहार, पारस, ये सब जो है तूर की प्रमुख किस्में हैं। अरहर का जो नाम सुने होंगे, अरहर एक फसल होता है, अरहर दाल खाए होंगे, तो ये सब इसकी प्रजाति है। किसकी? अरहर की। क्या है? अमर। अमर नाम सुनिएगा तो अरहर को टिक लगाइएगा। विकास सुनिएगा तो इसका लगाइएगा। मालवी ये अगर आए, आजाद आए, बहार आए, तो ये सब जो है, पारस आए, ये सब अरहर का प्रमुख किस्म है, अरहर दाल। ठीक है, ये सब मैं अगर मेरा पुराना वीडियो देख रहे होंगे ना तो ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग अगर आपको देखना है, मत्स्य मतलब मछली, अगर विकास बोर्ड जाना है तो हैदराबाद जाइए, ये हम पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान अगर जाना है तो कटक जाइएगा तो मिल जाएगा। और अगर डेयरी निगम जाना है, और राष्ट्रीय डेयरी निगम विकास बोर्ड जाइए या भारत डेयरी निगम जाइए, तो आनंद में जाना पड़ेगा। आनंद कहाँ है? कमेंट कीजिए। ये सब चीज़ जो है, कोयम्बटूर चले जाइएगा। करनाल कहाँ जाइएगा? तो भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, इसलिए करनाल जाइएगा। अगर कोयम्बटूर जाना है तो गन्ना का जो प्रजनन संस्थान है वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये तो हम पढ़ा चुके हैं। अगर मान लीजिए बैरकपुर जाना है तो बैरकपुर जाइएगा तो जूट कृषि होता है। बैरकपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ जाइएगा। तो ये सब है। अब देखिए चिकमंगलूर कौन? बंगलोर मतलब कर्नाटक। तो याद रखिएगा वहाँ पे कॉफ़ी है, तो वहाँ पे चिकमंगलूर में है। कॉफ़ी कहाँ होता है? बंगलोर में, तो वहीं होगा बोर्ड इसका। अगर मान लीजिए आपको
याद रखना, केंद्रीय उर्वरक की बात करते हैं, या प्रशिक्षण संस्थान अगर जाना है, गुणवत्ता का नियंत्रण के लिए जाना है, केंद्रीय उर्वरक के लिए, तो फरीदाबाद चली जाइए। फरीदाबाद कहाँ है? दिल्ली। फरीदाबाद दिल्ली ना, चली जाइएगा। अब टिड्डी चेतावनी, टिड्डी एक आया था जो कि इस पे फ़िल्म बनी है, जो कि जोधपुर में सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित किया था, उसके लिए बनाया गया था संगठन, ऐसे बोल दीजिएगा। मतलब टिड्डा संगठन बना है, कहाँ है? जोधपुर में, ये डायरेक्ट है। फरीदाबाद में एक और बना हुआ है, जो कि कृषि विपणन के लिए बना है, जैसे उर्वरक गुणवत्ता के लिए, तो गुणवत्ता उर्वरक क्या है? कृषि से संबंधित है, तो वही कृषि निरीक्षण निदेशालय बना है फरीदाबाद में ही। हैदराबाद में देखिए, हैदराबाद में 2 चीज़ें, एक तो मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड मिल गया, मछली के लिए भाई, और एक और बना है राष्ट्रीय पौधा संरक्षण के लिए, और प्रशिक्षण संस्थान भी बना है हैदराबाद में। इस पे भी आपको जो है दिखेगा, आपको जाइएगा तो। और जयपुर जाइएगा ना, तो जयपुर जाना होगा तो चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान मिलेगा जयपुर में, और जोधपुर में टिड्डा चेतावनी मिलेगा। झांसी अगर जाना है तो वहाँ पे कुछ नहीं, चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान मिलेगा भारत का, क्योंकि ये पशुओं के लिए चारा की बात करता है। उकठा रोग, कौन सी फसल प्रभावित होती है? तो हम बताएंगे चना प्रभावित होती है। ठीक है, क्या होती है? चना प्रभावित होती है। तो अगर चना में रोग अगर पूछ दे कि कौन सा रोग होने से दिक्कत है, तो आप बताइएगा उकठा रोग। और याद रखिएगा, चना का जो अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि चना के लिए कौन सा राज्य अच्छा है, उचित है, तो महाराष्ट्र टिक लगा दीजिएगा। ये सब बता देते हैं, ठीक है। अगर पूछे भारत का सबसे बड़ा रबड़ और नारियल उत्पादन में अगर पूछे राज्य कौन सा है, तो केरल टिक लगाइएगा, एकदम सही है। केरल में नारियल आपको मिलेगा, मसाला मिलेगा, रबड़ के लिए, ये सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़ और तंबाकू की कृषि की जाती है, तो कर्नाटक में कृषि की जाती है। ऐसे प्रथम स्थान अगर पूछे, शीर्ष पे अगर पूछे कर्नाटक, तो मक्का के लिए ज्यादा है शीर्ष पे। चलिए आगे चलें। देखिए, भारत में जो है तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। अगर पूछे कि पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करने किस कृषि के अंतर्गत आता है, तो हम बताएंगे एक्वापोनिक कृषि के अंतर्गत आता है, एग्रीकल्चर के अंतर्गत आएगा। बस इतना ही जान लीजिए। अगर मछली पालन आ जाए तो पूछ दीजिएगा एक्वापोनिक कृषि में आएगा। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय पूछे तो हम बताएंगे कोलकाता में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछते कि किन 2 फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, तो गेहूं और गन्ना के लिए तो प्रथम स्थान ही है ना। गेहूं और गन्ना के लिए तो है ही उत्तर प्रदेश प्रथम। अरंडी, ठीक है, कैस्टर जिसे बोलते हैं, का प्रथम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है, जीटी में ये होता है। अगर पूछे सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है, तो जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने से है। सही बात है, सुनहरी सदाबहार कहाँ होगा? जहाँ पे जैविक कृषि होंगे, अच्छे से होंगे, मानव द्वारा बनाए निर्मित किए जाएंगे, इसमें कोई बाहरी जो है पदार्थ नहीं मिलाए जाएंगे। भारत में चीनी के मतलब कोई केमिकल नहीं मिलाया जाएगा। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणीय उत्पादक राज्य कौन सा है, बता सकते हैं? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये हम जानते हैं, है ना। चीनी के मामले में उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, बता सकते हैं? कर्नाटक है, इसमें कोई शक तो नहीं है। अगर पूछे भारत का कौन सा राज्य जो है नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो जीटी। नमक तो जीटी है, मूंगफली में भी जीटी है ना। अगर पूछे राष्ट्रीय बागान बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1984 में हुआ था। अब इसको देख लीजिए, और नहीं तो मन है तो अपना वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है। अगर देख लीजिएगा, अगर आ गया तो संजोग है। जैसे देखिए, फसलों का अगर राज्यों के स्थान पे अगर देखें 2324 के आंकड़े के हिसाब से, 2324 के हिसाब से, तो देखिए कुल खादान अगर पूछे तो प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश है, द्वितीय मध्य प्रदेश है, पंजाब तीसरा पे है। कुल खादान का, सभी खादानों का एक साथ। अब कुल खादान मतलब खाने होने वाला जो सामान है। कुल दलहन की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश आगे ही है। देखिए, उत्तर प्रदेश कुल खादान में है, और सेकंड में एमपी है, और तीसरा में पंजाब है। सोचिए, लेकिन दलहन में प्रथम मध्य प्रदेश है, और दूसरे में महाराष्ट्र है दलहन में, और राजस्थान तीसरे में है। अगर पूछे कुल तिलहन में पूछे, दलहन में तो जान गए दाल में, तिलहन में तेल में बताए तो तेल में राजस्थान आगे है, प्रथम स्थान रखता है, और सेकंड में मध्य प्रदेश रखता है तेल में, और तीसरे में जीटी रखता है तेल में। हाँ, लेकिन मोटे अनाज में अगर देखें तो राजस्थान ही रखेगा मोटे अनाज में भी। तो तिलहन में, मोटे अनाज में सब राजस्थान आगे है। कर्नाटक लेकिन मोटे अनाज में सेकंड नंबर पे आता है, और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, लेकिन तेल में दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे है कि विभिन्न फसलों के उत्पादन में जो शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए। आगे तो देख लीजिए, चावल के मामले में अगर प्रथम देखा जाए तो तेलंगाना हो गया है, और यही 2324 के आंकड़े के हिसाब से बताया जा रहा है आपको।
और सेकंड में उत्तर प्रदेश चावल के मामले हो गया और तीसरे नंबर पे पंजाब चला गया है। मतलब सॉरी पंजाब चल रहा है, पश्चिम बंगाल चला गया है। और गेहूँ अगर पूछे आपसे, तो गेहूँ भी आपका जो है उत्तर प्रदेश है और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आ गया है और उसके बाद आपका पंजाब आ गया है गेहूँ के मामले में। पश्चिम बंगाल चावल के मामले में तीसरे नंबर पे आ गया, जो कि यहाँ पे चावल होने की ज़्यादा संभावना है। उत्तर प्रदेश आना चाहिए प्रथम, अब तेलंगाना आगे हो गया। सोचिए किस खेती पे कौन ध्यान दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। बाजरा के मामले में बात करते हैं, तो बाजरा के मामले में राजस्थान आगे है, प्रथम है, लेकिन सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं है, लेकिन हरियाणा तीसरे नंबर पे बाजरा में आता है। ठीक है। अगर मक्का की बात करें तो मक्का के लिए शीर्ष पे अगर पूछे अभी तो कर्नाटक है। किसके हिसाब से? 23 और 24 के हिसाब से। और बिहार हमारा दूसरा है मक्का के और तीसरा हमारा एमपी है। ये क्लियर हो गए। अगर चना के मामले में बोले तो चना के मामले में महाराष्ट्र प्रथम है, लेकिन सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पे राजस्थान है। किसके मामले में? चना के मामले में। अब देखिए तूर बोलिए, अरहर बोलिए, दाल जो है, जिसे हम प्रथम स्थान कर्नाटक है और महाराष्ट्र सेकंड है और थर्ड उत्तर प्रदेश है। मसूर का दाल जो हम खाते हैं, अरहर का दाल में तो हम कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जान गए, लेकिन मसूर के दाल में अगर देखें मसूर तो मध्य प्रदेश प्रथम है और दूसरा में उत्तर प्रदेश है और तीसरा में पश्चिम बंगाल है मसूर दाल के मामले में, मसूर के मामले में। अब मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में शीर्ष पे हमारा गुजरात है, जीटी है, क्योंकि नमक में भी जीटी है और मूंगफली में भी अभी। और राजस्थान सेकंड पे आता है मूंगफली में, क्योंकि बालू थोड़ा बालू खोजता है मूंगफली उगाने में। और फिर तीसरा में है मध्य प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें और तो देखिए सरसों की बात करें तो सरसों की बात करेंगे तो राजस्थान है। सरसों मतलब तेल उल के मामले में, सरसों तेल के मामले में तो राजस्थान आगे ही है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश और आपका मध्य प्रदेश, ये तीनों है। ठीक है। अगर सोयाबीन के मामले में बात करें तो सोयाबीन के मामले में देखिए अभी महाराष्ट्र है, ठीक है, फिर महाराष्ट्र है। यहाँ पे महाराष्ट्र देखिए, यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए आगे मध्य प्रदेश, सेकंड में महाराष्ट्र होना चाहिए और थर्ड में राजस्थान होना चाहिए आंकड़े के हिसाब से। ठीक है। और ये 23 और 24 के हिसाब से महाराष्ट्र आगे था। अभी के तत्काल में अगर देखें तो अभी मध्य प्रदेश आ गया है, महाराष्ट्र सेकंड पे है और राजस्थान तीसरे पे है। सूर्यमुखी की बात करें तो कर्नाटक चले जाइए, ये प्रथम रहेगा हमेशा अभी तक। हरियाणा सेकंड है और उड़ीसा जो है थर्ड आपका सूर्यमुखी के आता है। अगर कपास की खेती की बात करें तो गुजरात ही आगे हो गया है और सेकंड में महाराष्ट्र हो गया है, जो कि आगे होना चाहिए महाराष्ट्र को, लेकिन तेलंगाना आपका थर्ड पे आ गया है। तेलंगाना जल्दी जल्दी आने वाला है। जूट की खेती में पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जूट की खेती कृषि बहुत अच्छे से होती है, बड़े स्तर पर होती है। और सेकंड में बिहार भी हो गया हमारा जूट में और असम तीसरे पे हो गया जूट की खेती के लिए। आलू के लिए अगर बात करें तो आलू के लिए उत्तर प्रदेश आगे है। एकदम आलू खाते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश वाले लोग, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ये सब। और पश्चिम बंगाल भी आलू खाता है, तो पश्चिम बंगाल भी और बिहार तो खाता ही है तीसरे नंबर पे, लेकिन बिहार है। अगर प्याज की बात करें तो महाराष्ट्र को ही टिक लगाइएगा और मध्य प्रदेश को लगाइएगा, फिर कर्नाटक को तीसरे नंबर पे लगाइएगा। महाराष्ट्र आगे है प्याज खाने में। गन्ना की बात करें तो गन्ना के मामले में उत्तर प्रदेश आगे है और महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है और कर्नाटक थर्ड नंबर पे आता है। मतलब ये सब सोचिए, बिहार वार गन्ना पे नहीं आता, लेकिन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आता है। सोचिए आसपास इसका उत्तर प्रदेश के आसपास वाले व्यक्ति नहीं करता, करना चाहिए। चलिए